हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन मेटलर्जी प्रोसेस। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेप्स इन मेटलर्जी प्रोसेस में जो प्रोसेस यूज होते हैं, बेसिक टर्म्स जो होती है वो यूज पढ़ी थी हमने, जिसमें था और मिनरल्स, गैंग, पार्टिकल्स, मैट्रिक्स, माइनिंग, मेटलर्जी क्या क्या होता है और कुछ और के नाम से भी पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले कि जो मेटलर्जी में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, मींस ओर्स में से इंप्योरिटीज को कैसे निकाला जाता है, ये हम आज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास, आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है पहले टर्म, जो कि पहले हम टॉपिक लिखने वाले हैं, प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे आने वाले हैं, टर्म्स बोल लो या प्रोसेस यहाँ पे आने वाले हैं। जिसमें पहला आ रहा है क्रशिंग। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्रशिंग, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्रशिंग अब क्रशिंग होती क्या है, तो हमने पढ़ा था जो और हमें नेचर से मिल रहे हैं वो बिग लम्प्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें, एकदम बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं, जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ओर्स बोलते हैं। कोई भी और हमें जब अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं वो बड़े बड़े लम्प्स के फॉर्म में, जिनको क्या बोलते हैं, लम्प्स मींस पिंड के फॉर्म में। अब इतने बड़े पत्थर को हम डायरेक्ट बीकर में जाके केमिकल मेथड से क्या प्रोसेस पास आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केमिकल की वेस्टेज होगी और उस ओर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। उन सबको निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। मेन इसमें क्या होता है कि हम ओर्स जो मिला है हमें, उसमें से इंप्योरिटी स्टेप वाइज हटाते जाएंगे और मेटल की कंसेंट्रेशन उसमें बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमें और मिला है उसके अंदर 50% मान लेते हैं इंप्योरिटीज है और 50% मेटल है। हम प्रोसेस से पास करेंगे, इंप्योरिटीज कम होती जाएगी और मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसमें फर्स्ट आ रहा है क्रशिंग। क्या आ रहा है? क्रशिंग। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलते हैं क्रशिंग की, और क्या होता है क्रशिंग और क्यों करते हैं इसे। तो इसके बारे में लिखते हैं, The ores usually occur in nature in the form of big lumps. These lumps are broken into small pieces with the help of किसकी हेल्प से? with the help of crushers. This process is known as crushing. जिसको ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ग्राइंडिंग, या बोल सकते हैं पल्वराइजेशन। ये तीन टर्म्स वैसे बेसिकली क्रशिंग के नाम से जाना जाता है इसे। अब होता है क्या है क्रशिंग, नाम से आ रहा है, देखो क्रश मतलब किसी को चूरा करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो भी और हमें मिलता है क्रश से वो सीधा ऐसे निकलता है, मतलब पत्थर के फॉर्म में। अब उसके अंदर मिनरल्स, आपके मेटल्स और डिफरेंट की टाइप्स की इंप्योरिटीज है, उन सबको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेन रीजन है कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से इंप्योरिटी को हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसलिए कि हर किसी लम्स को जो होता है ओर्स के लम्स, पता चट्टाने जो होती है ओर्स के पीसेस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा है द ओर्स यूजुअली अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्स। जो नेचर में हमें जो भी और मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? बिग लम्प्स के फॉर्म, बड़ी बड़ी चट्टान के फॉर्म में। These lumps are broken into the small pieces with the help of crusher. जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी क्रश, वो क्रशर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो क्रश करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रशर्स। उनसे इन बड़े बड़े पत्थरों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। पाउडर फॉर्म में मेन कन्वर्ट करने का मोटिव ये होता है कि पाउडर फॉर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है सब्सटेंस का, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, रिएक्शन करने की रेट बढ़ जाती है अगर हम आगे
केमिकल प्रोसेस से पास इसे करे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। वो तो चलो बात की बात है, बाद में भी करेंगे। पहले हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर। क्रशर ये वही क्रशर जिससे बड़े बड़े चट्टानों से जो घरों में बनते हैं, घर जब बनते हैं, रोड़ी पत्थर बजरी रेता जो होता है, ये भी क्रशर होके आते हैं। क्रश मीन्स पत्थरों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रशिंग। क्या बोलते हैं, क्रशिंग। अब और जो भी मिल रहा है हमें अर्थ क्रस्ट से, उसको पहले क्या करना पड़ता है, पाउडर में कन्वर्ट। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटी को हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी प्रोसेस आएंगे। अभी सिर्फ क्या कर रहा है, पाउडर में कन्वर्ट, जिसको क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सी में जैसे पीसा जाता है, पाउडर फॉर्म में ग्राइंडिंग या पल्वराइजेशन भी बोला जाता है। ये दो वर्ड जनरली आते हैं। तो यहाँ पे क्रशिंग क्या होता है कि जो भी और मिल रहा है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्रशिंग होता है। क्या होता है, क्रशिंग। अब आता है सेकंड टॉपिक, पाउडर तो बन गया, अब इसमें से इम्प्योरिटीज को कैसे निकाला जाए, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या आता है। तो करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको नोट करें। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है, इसका फिगर यहाँ पर है, अभी हम समझेंगे। टॉपिक है सेकंड, ग्राउंड और is concentrated by following methods। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो पहले हमने क्या करा, जो भी हमें और मिल रहा है उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पाउडर फॉर्म में। इस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। अब उस पाउडर से इंप्योरिटीज को अलग करना है, अभी मैंने इंट्रो में बोला भी था स्टार्टिंग में, इस आज जो हमारा टॉपिक है, जो भी और हमें मिल रहा है नेचर से, मींस अर्थ क्रस्ट से जो भी ओर्स मिल रहा है, उसमें मान लेते 50% इंप्योरिटी थी, 50% मेटल था। अब हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे, इंप्योरिटीज को कम करते जाएंगे और मेटल की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाएगी। एक टाइम फाइनल जाके ऐसा आएगा कि इंप्योरिटीज 0 हो जाएगी और जो उसके अंदर जितना भी मेटल था वो 100% मतलब 99.9% प्योरिटी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। बट 99.9% मेटल की प्योरिटी अभी आज के लेक्चर में नहीं मिल पाएगी, उसके लिए हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से भी पास आउट करना है इसे। तो अभी के लिए पहले हमने क्या करा, क्रशर में क्या करा था, पाउडर में कन्वर्ट करा और को। सेकंड आ रहा है, देखो सेकंड टॉपिक का जो नाम भी आ रहा है पर, ग्राउंड और इज कंसंट्रेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब जो ये और पाउडर फॉर्म में, इसको हम कंसंट्रेट कर रहे हैं डिफरेंट मेथड से। जिसमें पहला आ रहा है, जिसकी फिगर यहाँ पे राइट में बनी भी हुई है, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसके अंदर ए फर्स्ट। ठीक है, 3 मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग। अगर 12th का मेटलर्जी चैप्टर होता है तो उसमें और भी सारे प्रोसेस पढ़ते हैं, यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे क्लास 10th के और थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो पहला आ रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या आ रहा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या बोला जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और भी बहुत सारे नाम है, अभी लिख देंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखो नाम में ही आ रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से वॉश करना है। हाइड्रो वर्ड जहां पे भी यूज होता है जनरली वाटर के लिए यूज करा जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से वॉश करा जा रहा है, किसको करा जा रहा है, कैसे करा जा रहा है, क्या प्रोसेस है, वो तो अभी देखेंगे। दूसरा नाम इसका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आ रहा है और क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो एक फिगर बनी हुई है, ये फिगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो ये जो रेड कलर का ये हमारा ओर है, तो मैं लिखता जाता हूँ पाउडर ओर। ये क्या है, पाउडर ओर। जो हमने पीछे क्रश करके पाउडर बनाया था, मान ले तो कोई भी मेटल मिला हमें, आयरन का हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट 2 थे और मैंने 2 लिखवाए थे ऑक्साइड के फॉर्म में, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। Fe2O3 हेमेटाइट हमें अर्थ क्रश से मिला, हमने क्रशर से उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस पाउडर को मैंने यहाँ पे क्या करा, डाला। ये रेड कलर का ये आयरन ऑक्साइड मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर और यहाँ पे आया और यहाँ से क्या आ रहा है, वाटर का फ्लोटेशन, वाटर का प्रेशर आ रहा है स्लो। जैसे पाउडर इसमें आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, नीचे एम्प्टी स्पेस है, ऐसे जिगजैग। अब हमें पता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। हैवी पार्टिकल्स आर
सेटल डाउन। क्या हो रहा है? सेटल डाउन। और इम्प्योरिटीज जो होगी वो फ्लोट हो जाएगी। इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। इम्प्योरिटीज, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज आर फ्लोट, क्या बोल सकते हैं? वॉश विद वाटर। ये वही मेथड है जैसे घर में जब गेहूं को साफ करा जाता है, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है पानी में डालते हैं, जो गेहूं होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, और जो डस्ट है वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, फिर हम उसको इजिली सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, क्योंकि वाटर का यूज करा जा रहा है, पानी से उसे वॉश करा जा रहा है। और यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इसलिए बोला गया है, जो हैवी पार्टिकल है, मैंने आयरन ओर का एग्जांपल लिया था, तो जो उसमें हैवी पार्टिकल कौन होंगे? आयरन के ओर, तो मैंने ओर लिख दिया, अभी जनरली एग्जांपल नहीं बोले यहाँ पे। तो जो हैवीली और पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होगी वो वाटर के साथ फ्लो करके चली जाएगी। और इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड होता है क्या, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं फिर दोबारा समझेंगे। इन दिस प्रोसेस द lighter earthy impurities are floats, they're floating with water and heavy or particles are settled down when powder or wash with water, and this is known as gravity separation method and hydraulic washing method, जिसको लेविगेशन भी बोलते हैं। एक नाम इसका और है लेविगेशन, LEVIGATION। तो लेविगेशन भी बोला जाता है, वो हायर क्लासेस में नाम यूज होता है, उसकी स्पेलिंग लिख भी देते हैं, ये वर्ड बहुत कम मिलेगा, लेविगेशन जी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने इन दिस प्रोसेस द लाइटर अर्थी इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज है आर फ्लोटिंग विद वाटर, वाटर के साथ फ्लोट होते हुए बाहर निकल जाएगी, दिख भी रहा है फिगर में। और साथ के साथ एंड हैवी और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन, जो हैवी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड बोला जाता है, क्योंकि वाटर के साथ वॉश करा जा रहा है, या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी इसे बोलते हैं। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल है वो फ्लोट करके आगे निकल जाएगा। अब देखो मैंने बोला था कि फिर दोबारा वही एग्जांपल की, हमने जो अर्थ क्रस्ट से ओढ़ लिया था, हमने माना था 50% उसके अंदर इम्प्योरिटीज है और 50% क्या है? मेटल। बट जब हमने पाउडर करा तब तक तो 50-50 था, अब उसमें से कुछ जो हल्की इम्प्योरिटीज है, लाइटर इम्प्योरिटीज है, वो फ्लोट होके चली गया, बाहर निकल गया, तो कुछ इम्प्योरिटीज कम होगी, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन मेटल की बढ़ी है। पहले 50-50 था, अब इम्प्योरिटीज कम होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे मेटल की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। मान लेते 50% इम्प्योरिटी थी, उसमें से आधी निकल गई, कितनी निकल गई? आधी। तो अब 75% मेटल हो गया और 25% इम्प्योरिटीज। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे समझना, ग्राउंड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। तो हम ओर को कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट का मतलब ये नहीं कि उसको में एक्स्ट्रा कुछ मेटल डाल रहे हैं, हाँ उसमें से इम्प्योरिटीज निकालते जा रहे हैं और मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। बट अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, इसमें से सिर्फ वही इम्प्योरिटीज बाहर जाएगी जो हल्की होगी, लाइटर होगी। जो हैवी इम्प्योरिटीज है वो इस मेटल कंपोनेंट के साथ, इस ओर के साथ अभी भी इसके साथ है। और डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, कुछ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, कुछ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, कुछ मेटेलिक इम्प्योरिटीज, कुछ नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज, अलग अलग फॉर्म में। क्या पता उस ओर के अंदर दूसरे ओर्स भी प्रेजेंट हो, ठीक है, जिनकी मात्रा काफी कम है, जो बहुत ट्रेस अमाउंट में, उन सबको भी हमें स्टेप बाय स्टेप्स उसमें से निकालते जाना है। तो अभी के लिए हमने क्या निकाला इसमें? हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में जो लाइटर पार्टिकल है उसको बाहर निकाल दिया। तो एग्जांपल तो देख लो, यहाँ पर एग्जांपल भी लिख लेते हैं। ये किसके लिए यूज करा जाता है? दिस मेथड इज यूज्ड
for iron ores like hematite, ठीक है, मैंने लिखवा रखे सारे नाम। और बोल सकते हो टिन और टिन स्टोन बोल रहे हैं, टिन ओर्स। और बोल सकते हो हम कि नेटिव ओर्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कहने का यहाँ पे बेसिकली मतलब है ईटीसी। ये मेथड उसके लिए यूज करा जाता है जो मेटेलिक पार्टिकल काफी हैवी होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज करा जाता है। ठीक है, याद रखना किसके लिए करा जाता है, हैवी जो पार्टिकल, हैवी और पार्टिकल्स जो होते हैं, हैवी मेटल्स जो होते हैं, जो वजन में थोड़े ज्यादा हो, हैवीली हो, जैसे आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। तो ये था हमारा पहला मेथड, यहाँ पे मतलब ग्राउंड और इज कंसंट्रेटेड बाय फॉलोइंग मेथड, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब आ रहा है इसमें सेकंड, इसको नोट करें, अच्छे से नोट करना, फिगर ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी आता है और यहाँ पे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले अपने नोट्स में लिखे। नेक्स्ट बी पार्ट मींस बी पढ़ रहे हो, ए तो देख लिया हाइड्रोलिक वॉशिंग, बी। अब बी आ रहा है जिसकी फिगर यहाँ पे सामने दिख भी रही होगी आप सभी को, बी आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फिगर तो है, फिगर से पहले चलो फिगर में देख लेते पहले, या पॉइंट्स जो भी है पहले समझ लेता थोड़ा बहुत, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फिगर है क्या, यहाँ पे दो रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है और एक मैग्नेटिक, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर, एक मैग्नेटिक, ये लिखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक रोलर, फिगर बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर, ठीक है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है जिसको रोटेट कर रही है। ऊपर से फाइनली पाउडर्ड ओर मींस जो पाउडर हमने बनाया था उस ओर को यहाँ पे डाला जा रहा है, वो ओर यहाँ से फ्लोट होते हुए यहाँ पे आ रहा है बेल्ट के ऊपर से, और बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही पाउडर ओर को इसके ऊपर डिप करा गया, डाला गया, तो पाउडर और सीधा आगे आया। अब पाउडर और आगे आया, पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, जो लिखाएंगे भी, ये सिर्फ और सिर्फ उस मेटल ओर्स के लिए करा जाता है या फिर उस इम्प्योरिटीज के लिए करा जाता है जो मैग्नेटिक नेचर हो। या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर होनी चाहिए, सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए या फिर वो और मैग्नेटिक नेचर, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, या तो मेटल मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए या इम्प्योरिटीज। दोनों में से अगर कोई भी मैग्नेटिक नेचर का नहीं है तो ये प्रोसेस वहां पे एप्लीकेबल होएगा ही नहीं। ये तो मैंने अभी बताया क्या क्या लिया गया, अब प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस, पहला पॉइंट, दिस प्रोसेस इज यूज्ड only for the impurities मतलब the matrix बोल देते हैं impurities की जगह, the matrix, और जिसको गैंग पार्टिकल भी बोलते हैं, गैंग पार्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही है impurities, the gang particles और या तो गैंग पार्टिकल जिसको हम impurities बोलते हैं, गैंग पार्टिकल, या फिर ores of metals are magnetic in nature, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, are magnetic in nature, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा आपके पास या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए, या फिर जो वो ओर है या फिर जो मेटल है ओर के अंदर वो मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर द मैट्रिक्स, जिसको गैंग पार्टिकल,
कुछ लोग इसे गैंग बोलते हैं और कुछ गैंगुई, जो सही लगे, ठीक है। मैट्रिक्स और गैंगुई पार्टिकल्स या फिर और ऑफ मेटल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, दोनों में से एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। अगर दोनों में से दोनों मैग्नेटिक है तो भी एप्लीकेबल नहीं है, और दोनों में से दोनों ही मैग्नेटिक नहीं है तो भी ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा क्या है इस प्रोसेस में अभी देखेंगे, अभी तो बट हमने लिखा है कि किसके लिए एप्लीकेबल है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या यूज हो रहा है, इट कंसिस्ट टू रोलर, इसके पास क्या है, दो रोलर, इट कंसिस्ट टू रोलर, कंसिस्ट टू रोलर, दो रोलर है, वन इज मैग्नेटिक, वन इज मैग्नेटिक एंड another is नॉन मैग्नेटिक। एक मैग्नेटिक रोलर है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक, जो कि यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है। ये भी पता होना चाहिए कि एक मैग्नेटिक होता है दूसरा नॉन मैग्नेटिक। ये रहा नॉन मैग्नेटिक रोलर और ये रहा मैग्नेटिक, ठीक है। अब तो समझ ही आ गया होगा पूरा प्रोसेस। देखो यहाँ पे मान लेते मैं हेमेटाइट और यूज कर रहा हूँ, हेमेटाइट आयरन का और होता है और आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक नेचर का मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने आयरन अर्थ क्रस्ट से मिला, उसको पाउडर में कन्वर्ट करा, पाउडर में कन्वर्ट करके हमने पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग से उसमें से डस्ट सारी निकाल ली जितनी निकल सकती थी। अब उस पाउडर में क्या है, अभी भी कुछ जो हैवी डस्ट पार्टिकल वो प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे डाला, पाउडर और को ड्रॉप करा इसके ऊपर, ये रोलर बेल्ट से धीरे धीरे आगे ले गया। अब देखो ये मैग्नेटिक रोलर है, ये आयरन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है, एक मैग्नेटिक रोलर, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल लो या मैग्नेट, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक रोलर है, ये आयरन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इम्प्योरिटीज को दूर फेंक देगा। इसलिए जब ये रोटेट करेगा इस पूरे ओर में जो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला और है या मेटल से या कोई पार्टिकल से, वो पास में गिरेगा और नॉन मैग्नेटिक आगे, क्योंकि देखो रोलर इस टाइप से घूम रहा है, उसके ऊपर पाउडर अगर मैं डाल रहा हूं, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तो सीधा जाएगा आगे, और मैग्नेटिक जो होगा वो खींचने की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से पास में गिरेगा। इसलिए जो पास वाले पार्टिकल है वो मैग्नेटिक पार्टिकल, यहाँ मैग्नेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है MEG, ठीक है। तो ये मैग्नेट है, इसको ठीक कर लेना। ये क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो पास में गिरेंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है दूर। हमें पता है क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल पास में क्यों करेंगे, ये रोलर्स को अट्रैक्ट करेगा तो पास में गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जाके गिरेगा, और रोलर ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू, स्पीड तेज होगी, इसलिए नॉन मैग्नेटिक दूर गिरेगा और मैग्नेटिक पास में। जो पास में गिर रहे हैं वो सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स है और जो दूर गिर रहे हैं वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो इस मेथड से हम उन ओर्स या इंप्योरिटीज को अलग करते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, या तो और अट्रैक्ट होना चाहिए या फिर इंप्योरिटीज, ठीक है, या तो और होना चाहिए या फिर इंप्योरिटीज। तो इट कंसिस्ट टू रोलर, वन इज मैग्नेटिक एंड अनदर इज नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें दो रोलर को ये कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, बोल सकते हैं दो रोलर से मिलकर बना हुआ, एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। एंड थर्ड पॉइंट नहीं पॉइंट करके लिख रहे हैं, व्हेन पाउडर और, अब मेन जो यहाँ पे हुआ है, पाउडर और ड्रॉप्ड ओवर रोलर बेल्ट and moves towards the magnetic roller। जैसे पाउडर रोल को इसके ऊपर ड्रॉप करा और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक रोलर की तरफ, तो फाइनली क्या ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रही है यहाँ पे और जो प्रैक्टिकली होता भी है, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो इम्प्योरिटीज हो सकती है मैग्नेटिक, या फिर आपके और हो सकता है। अगर आप आयरन का और ले रहे हो तो मैग्नेटिक और होगा, ठीक है, और कोई और ले रहे हो मतलब कोई डिफरेंट मेटल्स दे रहे हो और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसमें वो इम्प्योरिटी पास करेगी, और जो मेटल्स है आपके वो डिफरेंट आयरन को छोड़ के वगैरह वगैरह जो भी समथिंग वो सब क्या जाएंगे दूर। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ बकेट लगा लेते हैं यहाँ पे बड़ा सा, और एक यहाँ पर, तो बताओ किस बकेट में कौन सा जाएगा, जो मैग्नेटिक वाला है वो पास में और नॉन मैग्नेटिक दूर। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स
in bucket and non-magnetic particles away in bucket। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पाउडर ओर को ड्रॉप करा गया किस पे, रोलर बेल्ट पे, एंड मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर, ये किसकी तरफ जा रहा था, मैग्नेटिक रोलर की तरफ। जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, पार्टिकल्स इन ब्लो इन बकेट, ब्लो लिख देना, मैग्नेटिक पार्टिकल्स ब्लो, एक मिनट सॉरी, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स ब्लो, जो नीचे की तरफ बकेट लगी हो उसमें गिर जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है अवे इन बकेट, जो दूर होगा, दूर वाले में, उसमें चला जाएगा। तो बेसिकली फाइन यहाँ पे हमने क्या देखा, ऐसे ओर्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर ऐसी इंप्योरिटीज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हेमेटाइट और यूज करा है, आयरन का ओर, तो जब उसको पाउडर फॉर्म में पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग से पास करा, उसमें से कुछ इंप्योरिटीज को निकाल दिया, फिर उस पाउडर ओर को हमने इसके ऊपर डाला, जो आयरन की ओर है वो इस मैग्नेटिक रोलर की वजह से अट्रैक्ट करेंगे और पास में गिरेंगे, नीचे वाली जो बकेट आपने कंटेनर जो भी लगा रखा है, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो दूर चले जाएंगे। तो इसमें हमने देखा क्या, देखो पहले हमने देखा था कि हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग से कुछ जो हल्की इंप्योरिटीज थी, लाइटर इंप्योरिटीज, उनको निकाल दिया था, तो मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, इंप्योरिटीज कम होगी, इंप्योरिटीज कम होगी, इसका मतलब मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मेटल साफ होता जा रहा है, प्योरीफाई होता जा रहा है और में से जो मेटल है। फिर इसमें हमने देखा उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स थे, जो हैवी डस्ट पार्टिकल थे, उसको फिर हमने और अलग कर दिया, अब मेटल की कंसंट्रेशन और बढ़ गई, इंप्योरिटीज और निकल गई, ठीक है। बट ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करा जाता है यूज, एग्जांपल हेमेटाइट ले लो, हेमेटाइट, बहुत डिफरेंट Fe2O3 मेथड्स यूज होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज करे जाते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए और एलिमेंट्स के लिए। ये कुछ हम कॉमन्स पढ़ रहे हैं, कॉमन जैसे क्रशिंग हो गया वो कॉमन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड, जो कि इसके बाद जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूज करा जाता है सल्फाइड के लिए। किसके लिए, सल्फाइड। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, अपने नोट्स में लिखना। इस सेकंड पॉइंट था, पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले देखो क्रश करा था, पाउडर और को पाउडर में कन्वर्ट करा, क्रश, फिर उसमें से जितनी भी लाइटर इंप्योरिटीज है उनको वाटर के साथ फ्लोट कर दिया, हाइड्रोलिक वॉशिंग। देन उसमें से जो मैग्नेटिक इंप्योरिटीज है या मैग्नेटिक मेटल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से पास करा, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो नीचे गिरे और नॉन मैग्नेटिक दूर। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। अब हम आते हैं थर्ड, जिसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए करा जाता है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए। नोट करो, हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले को, फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसका फिगर यहाँ पे बनाई हुआ है ऑलरेडी। तो हम टॉपिक का पहले नाम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं होता है क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हायर क्लासेस के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फ्रोथ, ABC, ये बी पार्ट था, यस, तो अब आ रहा है सी, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मेथड, अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज करा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए करा जाता है। किसके लिए, सल्फाइड्स ओर। यूज्ड दिस मेथड used only for सल्फाइड्स। जैसे पीछे आयरन वाले के लिए कर लिया था, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो लाइक आयरन, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करा। सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है ये भी समझेंगे, ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। एग्जांपल, सल्फाइड ओर का मतलब जैसे ZnS, PbS, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक ब्लेंड, इसका और का नाम ये जिंक ब्लेंड। PbS होता है गैलिना,
अब इसका नाम फ्रोथ फ्लोटेशन क्यों पड़ा है और क्या इसका मतलब है? ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक बड़ा सा बीकर मान लो या कंटेनर जो भी है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, मान लो जिंक सल्फाइड है, पाउडर फॉर्म में था, पाउडर में आपको या हमें मान लो जिंक ब्लेंड मिला है जमीन से, जिंक ब्लेंड ZnS, उसको हमने पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग से पास कर दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोलिक वॉशिंग से पास कर दिया, उसमें से जो लाइटर इंप्योरिटीज है वो वॉश होगी। देन उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक इंप्योरिटीज है तो हमने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर दिया, अगर है तो, अगर नहीं है तो कुछ नहीं। उस पाउडर फॉर्म में जो जिंक सल्फाइड का जो पाउडर है, अब हम एक कंटेनर में डालेंगे वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है? एक पैडल है, ये घूमने वाला पैडल है, या आप इसको पंखे की तरह भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो हम वो रही होती है उस टाइप का, वही उसी टाइप का प्रोसेस है। साथ के साथ हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया वाटर के साथ? पाइन ऑयल। आप पाइन ऑयल यूज कर सकते हो, फैटी एसिड यूज कर सकते हो, ज़ैंथेट्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा था इसमें, जिंक सल्फाइड को पाउडर फॉर्म में डाला, वाटर डाला, थोड़ा सा पाइन ऑयल डाल दिया और उसको रई की टाइप, जिससे रई जिससे लस्सी बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप पंखे की तरफ इसको घुमा दिया, ये घूम रहा है, ठीक है, ये पंखड़ी टाइप है, घूम रही है इस टाइप से, ये घूम रहा है। जैसे ही घूमेगा तो फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है। फ्रोथ मतलब होता है झाग, ये जो झाग बन रहे हैं फ्रोथ्स। और ये फ्रोथ किसको कंटेन करते हैं? ये करेंगे सल्फाइड ओर्स को। जो सल्फाइड ओर है, मेटेलिक सल्फाइड ओर है, वो सरफेस पे आ जाते हैं, किसके साथ? फ्रोथ। देखो फ्रोथ बबल्स कंटेन, शॉर्ट में लिखा है कंटेन, कंटेन सल्फाइड और पार्टिकल्स। फ्रोथ बबल कंटेन सल्फाइड और पार्टिकल, इनको फ्रोथ बोलते हैं, जिसे बोलते हैं झाग। सरफेस पे आ जाता है ना, कभी दूध दही को तब रई से, रई बोलते हैं, रई से तब घुमाते हैं तो ऊपर झाग बनता है, जिसमें से मक्खन वगैरह निकलता है, घी मक्खन जो भी प्रोसेस होता हो, तो घी मक्खन टाइप बनता है। उस झाग को जब उठाओगे, सेम प्रोसेस इसमें, जो फ्रोथ बन रहा है उसको जब आप सेपरेट करोगे तो उस फ्रोथ के अंदर हमें क्या मिलेगा? सल्फाइड। क्या मिलेगा? सल्फाइड की ओर सारी इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाएगी। ये रह गया इनका पार्टिकल, जिसे मैट्रिक्स और इंप्योरिटीज। इसका नाम इसलिए फ्रोथ फ्लोटेशन नाम है। फ्रोथ फ्लोट कर रहे हैं और किसके लिए यूज करा जाता है? जिंक सल्फाइड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या बोला जाता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अभी स्टेटमेंट में देखते हो, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। किसके लिए करा जाता है? पहले किसके लिए? सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, PbS, HgS, इन सब के लिए। वाटर लेना है कंटेनर में, जो भी पाउडर है जिंक सल्फाइड को, अगर आप उसमें से इम्प्योरिटी निकालिए तो जिंक सल्फाइड का जो पाउडर हमने बनाया था डाल दिया, उसके अंदर पाइन ऑयल डाल लो, फैटी एसिड्स, कोई भी ऑयल टाइप। जैसे इसको क्या करेंगे? पैडल से घुमाओगे, घुमाओगे, ये जो फैन टाइप लगा हुआ है पैडल, रोटेट करोगे तो झाग बनते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रोथ। वो जो फ्रोथ है वो सरफेस पे किसको ले आते हैं? सल्फाइड ओर को। किसको? सल्फाइड ओर। ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल लाइटर होता है, वो सरफेस पे ले आएगा मेटल पार्टिकल को सरफेस टेंशन की वजह से। तो इनके बारे में पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या कर रहे हैं। इन दिस मेथड, in this method the wetting of or particles with oil and gangue particles with water on the preferential तो इस मेथड में क्या होता है? क्या है? और पार्टिकल को कौन वेट, मतलब कौन गीला कर रहा है? ऑयल। और जो इंप्योरिटीज को वो वाटर, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, अब फिर क्या हुआ? द पाउडर और, इसमें होता है क्या? जब पाउडर और मिक्स्ड विद वाटर, सॉरी 2 बार लिख दिया, सॉरी, मिक्स्ड विद वाटर containing
ऑयल, पाउडर और को वाटर कंटेनिंग ऑयल के साथ मिक्स करा, और वो ऑयल कौन कौन से यहाँ पे यूज करते हैं हम? पाइन ऑयल्स, फैटी एसिड्स यूज कर सकते हो इस प्रोसेस के लिए, फैटी एसिड्स, ज़ैंथेट्स नाम के कंपाउंड्स या ऑयल टाइप होते हैं, ज़ैन XANTHETS ज़ैंथेट्स, ठीक है, ETC, इस टाइप के ऑयल्स आप यूज कर सकते हो। द पाउडर और मिक्स्ड विद वाटर कंटेनिंग ऑयल दैट इज पाइन ऑयल, वहां पे फिगर में पाइन ऑयल लिखा है। आप फैटी एसिड्स भी यूज कर सकते हो, क्या? फैटी एसिड्स, ज़ैंथेट्स ETC, ठीक है। हमने ये डाल दिया, उसके बाद क्या करा, ये पैडल जो होगा रोटेट करेगा, क्या करेगा? पैडल को हम रोटेट करवाएंगे, मतलब वो चाहे मशीन के थ्रू करवा लो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर आप छोटे लेवल पे कर रहे हो तो अपने हाथ से भी करके सकते हो। देख लो, पैडल इज स्टीयर्ड या फिर लिख सकते हो, ये भी नहीं, मिक्सचर इज स्टीयर्ड, मिक्सचर इज स्टीयर्ड with the help of paddle, with the help of paddle. Due to this motion, the froth is formed, which contain metallic or particles at the surface, due to, रीजन भी लिखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, आगे मैं स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड impurities are left या leave behind। अब देखो ये क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट और क्या एक्सप्लेनेशन। पहले तो हमने लिखा था, ठीक है, और पार्टिकल को कौन वेट में तो कौन गीला करेगा? ऑयल, एंड गैंग पार्टिकल को वाटर। ऑयल जो अपने साथ और पार्टिकल को सरफेस पे लेके आ जाता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, पाउडर और मिक्स विद वाटर कंटेनिंग ऑयल। हमें पता है हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया सबसे पहले, उसके अंदर पानी भर दिया, जिंक सल्फाइड जो पाउडर फॉर्म में था वो डाल दिया, जो सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन जिससे हाइड्रोलिक वॉशिंग से जो पास आउट होके आया है उसमें से इंप्योरिटीज लगभग हल्की वाली निकल चुकी है, जो हैवी इंप्योरिटीज अभी बची हुई है, ठीक है। हमने किसमें डाला, उस पानी में पाउडर के फॉर्म में डाल दिया, साथ के साथ कुछ पाइन ऑयल या फैटी एसिड आपके पास प्रेजेंट है तो वो डाल देंगे। जैसे पैडल से क्या मूव करेंगे तो मोशन की वजह से फ्रोथ फॉर्म्ड होता है, झाग, वो झाग अपने साथ किसको ले आएगा, सल्फाइड ऑयल को। किसके लिए साथ ले आता है, किसको ले आता है सरफेस पे, सल्फाइड ऑयल। फ्रोथ अपने साथ मेटल को लेकर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो यहाँ पे लिखा है मिक्सचर इज स्टीर्ड विद द हेल्प ऑफ पैडल, मिक्सचर को घुमाया जा रहा है किसकी हेल्प से, पैडल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पैडल। ड्यू टू दिस मोशन, उस मोशन की वजह से फ्रोथ इज फॉर्म्ड, झाग बनेंगे, विच कंटेन मेटेलिक और पार्टिकल्स। वो जो झाग बन रहे हैं अपने पास मेटेलिक और पार्टिकल्स को ले आएंगे। और सबसे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए यूज करा जाता है, जैसे ZnS, PbS, HgS इस टाइप के। तो ZnS अगर मैंने पाउडर फॉर्म में लिया था तो सरफेस पे ZnS आ गया और सारी इंप्योरिटीज लिखा हुआ है, देखो दोबारा ना, द फ्रोथ इज फॉर्म्ड विद विच कंटेन हो गए, ठीक है, क्या हो गए, विच कंटेन, इसको दोबारा लिख देते हैं, वो हो जाता है कई बार बोलते बोलते,
विच कंटेन मेटेलिक और पार्टिकल। जो फ्लो होते हैं अपने साथ किसको ले आएगा, मेटेलिक और पार्टिकल को सरफेस पे, एट द सरफेस, एट द सरफेस। रीजन, तो साथ ही साथ रीजन भी आ रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। और हम पढ़ के भी आए बहुत सारी पहले भी, और 11th में, सॉरी अभी तो 10th का लेक्चर चल रहा है, 11th में भी पढ़ते हैं हम आगे। सरफेस टेंशन एक टर्म आती है जो कि सरफेस पे लगने वाले फोर्स को बोलते हैं। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, 11th में 12th में भी। मिनिमम सरफेस एरिया कोई भी ड्रॉप्स एक्वायर करती है वो सब सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे कि रेन ड्रॉप की शेप जो स्पेरिकल है वो सब किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन। जी अगर 10th के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन नहीं पता तो याद रखना, विच कंटेन मेटेलिक पार्टिकल एट द सरफेस। इतना तो पता होगा कि जो फ्रोथ होता है वो लाइटर होते हैं, वो अपने साथ मेटल को अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट करके सरफेस पे ले आते हैं। इतना भी याद रखना जो 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। और जिनको हायर क्लासेस के लिए पढ़ रहा है उनको पहले ही पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। पर हमें पता भी है जब सेंट्रीफ्यूगेशन, दही से मक्खन वगैरह बनाया जाता है तो सरफेस पे झाग सा बनता है। उस झाग में क्या होता है, जो क्रीम्स के, बटर्स या क्रीम बोल लो, मक्खन के छोटे छोटे दाने होते हैं, उससे हम मक्खन को सेपरेट आउट करते हैं। सेम एज इट इज जो फ्रोथ सरफेस पे आ रहा है, इस फ्रोथ के पास क्या है वो सल्फाइड और पार्टिकल लिखा भी हुआ, देखो सल्फाइड और पार्टिकल। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो यहाँ पे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि थर्ड पार्ट इसका है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। दोबारा देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। पहला था जो भी और हमें मिलता है पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसमें से कंसंट्रेशन मेटल्स की बढ़ा रहे हैं और इम्प्योरिटी को हटाते जा रहे हैं। पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग करा, पानी के साथ जैसे ही वॉश करा जो लाइटर इम्प्योरिटीज है वो फ्लोट होकर चलेगी, और जो हैवी और पार्टिकल है, मेटेलिक पार्टिकल है मेटेलिक, वो सेटल डाउन हो गया। फिर उसमें से मान लेते कोई मैग्नेटिक और है, मींस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेशन से सेपरेट आउट करते हैं। जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होकर पास गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो दूर चला जाएगा क्योंकि स्पीड में चल रहा रोलर। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, सल्फाइड ओर के लिए जो कि यहाँ पे प्रोसेस था फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या था, वाटर के अंदर जो पाउडर सल्फाइड ओर है ये सिर्फ सल्फाइड्स ओर के लिए होता है, डाला जाता है, पाइन ऑयल वगैरह ऐड करा, जैसे ही झाग बने, झाग अपने साथ सरफेस पे किसको ले आते हैं वो सल्फाइड ओर को। और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे दिख रहा है, गैंगो पार्टिकल, इम्प्योरिटीज बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो। तो ये होता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए करा जाता है, सल्फाइड ओर। अगर कभी आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, याद रखना कई बार अगर मैं इन दोनों को एक साथ डाल दूं, इसमें इन दोनों को मतलब जिंक सल्फाइड का पाउडर भी डाल दूं और पीवीएस दोनों पाउडर फॉर्म में डाल दूं, अब दोनों ही सरफेस पाएंगे तो दोनों में को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक नया कंपोनेंट यूज करा जाता है, एक नई टर्म डिप्रेसेंट वहां पे यूज करा जाता है NaCl, सोडियम साइनाइड, जो इन दोनों को भी सेपरेट आउट कर देगा इस मिक्सचर से। इस मिक्सचर में अगर दोनों है तो उनको भी कैसे अलग करेंगे, इन दोनों को अलग करना चाहे तो डिप्रेशन एक टर्म यूज करी जाती है, यहाँ पे सोडियम साइनाइड यूज करा जाता है, जिससे इन दोनों को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी देखना, याद रखना, अभी मेटल 100% प्योर नहीं हुआ है, अभी हमने बेसिक फिजिकल प्रोसेस से उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली है। अब आएंगे केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकली तो जितनी इम्प्योरिटीज निकल गई, अब इसके अंदर बहुत सारे, देखो ये इम्प्योरिटीज जितनी निकल गई, अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, कुछ मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है, कुछ अलग अलग डिफरेंट मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं। तो इन सब के लिए हम केमिकल प्रोसेस से पास आउट करेंगे। फिर वही क्वेश्चन की पाउडर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करा गया था इनिशियली, पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाती है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो केमिकल हम यूज करेंगे वो कम से कम यूज होगा। सीधा उठा के अगर केमिकल के कंटेनर में डालते तो केमिकल की वेस्टेज होती और जो भी मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये होता है मेन रीजन। इसको नोट करें। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी चैप्टर के आगे, जो कि टॉपिक आएगा मे बी कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और डिफरेंट जो भी प्रोसेस है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रिडक्शन वगैरह एंड सो ऑन। तो इसको नोट करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसको नोट करें।